वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि हम बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछने वाले कुछ क्वेश्चंस को, तो बेसिक एग्रीकल्चर का आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि विसंक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप चाहो तो साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर केवल ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि संक्रमण को हटाने के लिए, फिर संक्रमण को खत्म करने के लिए किस दवा का आप इस्तेमाल करते हो। आंसू जल का, टिंचर आयोडीन का, या फिर आयोडीन का टिंचर का, सोडियम क्लोराइड का, फिर आयोडेक्स का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए और राइट आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा विसंक्रमण के लिए निम्न में से कौन सी दवा हम यूज लेते हैं, तो वो लेते हैं, याद रखिएगा, टिंचर आयोडीन या आयोडीन का टिंचर। ठीक है, घाव को साफ करने में भी इसका प्रयोग क्या ऐसा है, आपने देखा होगा सामान्यतः है कि जब भी मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आयोडेक्स, तो आयोडेक्स तो आप सभी को पता होगा एक पेन किलर का काम करती है। आयोडेक्स क्या होता है, एक पेन किलर का काम करती है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को वैसे भी ऑलरेडी ये पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं कि गाय के प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहा जाता है। जो प्रथम दूध निकलता है या फिर जो प्रथम तरल पदार्थ निकलता है, इसे क्या बोला जाता है। टोंड दूध बोला जाता है, मक्खन दूध बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, फिर पनीर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रसव। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, प्रसव। तो आपको क्या पता है कि प्रसव क्या होता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए कोई मादा पशु है। ठीक है, यहाँ पर कोई डायग्राम तो हम बताएंगे नहीं, बस आप एक थिंक कर लीजिए कि कोई मादा पशु है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है, याद रखिए, एक नवजात बछड़े को जन्म दिया जा रहा है। क्या है, एक नवजात बछड़े को जन्म दिया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब एक मादा के द्वारा, एक मादा पशु के द्वारा नवजात बछड़े को जन्म देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रसव, जिसे आप ब्याना बोल सकते हो। ठीक है, पशु का ब्याना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ओके, तो ये पॉइंट हम क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गाय के प्रसव उपरांत प्रथम दूध को क्या कहा जाता है। टोंड दूध, मक्खन दूध, कोलेस्ट्रॉल में फिर पनीर। तो याद रखिएगा, जो प्रथम तरल पदार्थ होता है, या फिर आप एक डेफिनेशन के माध्यम से समझिए। ठीक है, डेफिनेशन पर थोड़ा सा फोकस करना कि मादा पशु के द्वारा एक नवजात बछड़े को जन्म देने के कुछ समय बाद तरल पदार्थ, हल्के पीले कलर का तरल पदार्थ जो निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम खीस। क्या बोला जाता है उसे, कोलेस्ट्रम या खीस बोला जाता है। दोबारा से मेरे साथ रिपीट कीजिए कि मादा पशु के द्वारा नवजात बछड़े को जन्म देने के कुछ समय बाद हल्के पीले कलर का जो तरल पदार्थ निकलता है, इसे ही क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम या खीस बोला जाता है। और खीस को आपको सभी को पता होगा कि खीस बछड़े को पिलाया जाता है, लेकिन क्यों, इसका भी तो आपको पता होना चाहिए कि जो खीस होता है इसको बछड़े को पिलाया जाता है, लेकिन क्यों, रीज़न क्या होता है। तो याद देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इसका जो उद्देश्य होता है पिलाने का, वो होता है बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, इसलिए ये आवश्यक होता है बछड़े को पिलाना। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे बछड़े और बछड़ियों के बारे में, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको रोगों के दिए गए हैं। इनमें रोगों में से आपको ये पहचाना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि बछड़ा या बछड़ी को लग जाता है या फिर सामान्यतः उसमें देखने को मिलता है। थैलिडोसिस, मैस्टाइटिस, एसिडोसिस या फिर ओस्टियोपोरोसिस। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा सोच समझ के राइट आंसर देना कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि सामान्यतः बछड़ा या बछड़ी में देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, वो कौन सा रोग होता है, वो होता है ओस्टियोपोरोसिस, जो कि सामान्यतः याद रखिएगा बछड़ा या बछड़ी को हो जाता है, मतलब उनमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये आपको कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर ले
कि आईवीएलपी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि आईवीएलपी का जो पूरा नाम होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईवीएलपी की, ये होती है मेरे साथ बोलिए कि इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम मतलब आईवीएलपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है, ठीक है, जहां पर ट्रेन कराया जाता है। अब ट्रेन याद रखिए किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हो उसके लिए ट्रेन कराना, या फिर आप मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर हो आपको एक नई स्कीम के बारे में बताना। ट्रेन का मतलब यहाँ पर किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि ट्रेनिंग संस्थान कौन सी है, जहाँ पर किसी एक नए वर्क को, एक नया आप काम करोगे तो उसके बारे में वहाँ पर सिखाया जाता है, या फिर वहाँ पर आप एक से मान सकते हो कोई आप वर्क कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, उसे कराया जाता है। तो कौन सी संस्था है? तो होती है, याद रखिएगा, केवी की होती है, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र होता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जब आप मान लीजिए बीएससी कंप्लीट करते हो या फिर बीएससी की जब फाइनल ईयर आती है तो केवीके के मुख्यतः याद रखिएगा 2 महीने का एक प्रोग्राम रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है कि केवीके में आपको क्या कराया जाता है या फिर क्या किया जाता है। वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमें तो इतना कुछ कराया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन मतलब जो डिपेंड करता है आप पर कौन काम करवाएगा, कौन सा आपको यहाँ पर स्कीम के बारे में किसानों को बताना है, ये सब कुछ इसी का फंक्शन होता है, इसी के कार्य होते हैं केवीके के। लेकिन अब यहाँ पर वो टीचर है जो कि आपको काम कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्पेशल तो बोल नहीं सकता कि केवीके में क्या कराया जाता है। मेरा आपको बता सकता हूँ कि हमको वीडिंग कराई गई थी, ठीक है। फर्स्ट काम था हमारा वीडिंग, दूसरा था हमारा एक कॉलेज को हमको मतलब एक गांव को हमको अलॉट कर दिया गया था। क्या है? गांव के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल लेनी थी, तो वहाँ पर गांव में जाना था, किसानों को वगैरह डिटेल लेनी थी कि आपके कितने क्या गाय वगैरह है और खेती कौन सी करते हो, कितनी ज़मीन है आपके पास, मतलब ये संपूर्ण डिटेल लेने के लिए हमको बोल दिया गया था, जो कि हमने 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर दिया था। लेकिन 1-2 दिन से यहाँ पर काम नहीं चल रहा, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके स्टाफ पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिन गाँव में भेजते हैं। वैसे याद रखिएगा जो विलेज अलॉटमेंट होता है ये होता है लगभग 30 दिन का, मतलब 30 दिन आपको प्रेजेंट होना है, किसान से आपको साइन कराने हैं। ये होता है याद रखिएगा केवीके का सामान्य प्रोसेस, ठीक है। मेरा था, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके क्या होता है आप बता सकते हो जब आप करोगे। अगर आपने कर रखी है बीएससी ऑलरेडी, आपको पता है केवीके में क्या कराया ऐसा है, तो आप अपनी एक डिटेल के माध्यम से हमें बता सकते हो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर रहा है। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया गया है, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो कि हमें क्या कराया गया था केवीके में, क्या आपने काम किया था, कैसे रहा प्रोसेस, केवीके आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ये सब कुछ डिटेल आप अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुँह पक्का व खुर पक्का रोग किससे होता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा खुर पक्का और मुँह पक्का है, इसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये किसमें होता है, मतलब किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि थन की सूजन क्या कहलाती है। थन की सूजन क्या कहलाती है, तो इसे बोला सा याद रखिएगा मेस्टाइटिस। थन की सूजन क्या कहलाती है? मेस्टाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग कितना टाइम लगता है। एक बछड़ी को प्रजनन योग्य होने के लिए कितना समय लगता है? 1 से 2 साल, 4 से 5 साल, 2 से 3 साल या फिर 5 साल से अधिक। तो याद रखिए जब एक बछड़ी होती है उसे प्रजनन योग्य होने में लिए लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई बछड़ी है, उसे प्रजनन योग्य होने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है, मतलब कौन सी नस्ल को अजमेर जिले के लिए पालना उचित साबित हुआ या फिर वहाँ पर रिकमेंडेशन की जाती है, फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप इस नस्ल को रखिए, तो होती है याद रखिएगा सुरती, ठीक है। तो अजमेर जिले के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी पशु या फिर कौन सी पशु नस्ल, तो होती है याद रखिएगा सुरती।
नेक्स्ट श्रेणी में हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है नागौरी, हरियाणा, साहिवाल या फिर मेवाती। तो आप सभी को पता होगा कि दुधारू पशुओं की नस्ल है जिसका मुख्य जो पर्पज होता है, जिसे पालने का मुख्य पर्पज होता है दूध। तो याद रखिएगा हम किसको लेंगे, सबसे ज़्यादा साहिवाल को लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें याद रखिएगा मिल्क पर्पज़ के लिए किसको पाला जाता है सबसे ज़्यादा, तो पाला जाता है याद रखिएगा साहिवाल को। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गौवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है। तो याद रखिएगा गिर नस्ल जो उपयुक्त मानी गई, ये मानी गई है जालोर क्षेत्र के लिए। किसके लिए मानी गई है, जालोर क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि 80 नस्ल की गिर गौवंश की दुग्ध क्षमता कितनी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए कि अच्छी नस्ल की गिर गौवंश की दुग्ध क्षमता कितनी होती है। तो याद रखिएगा जो गिर की जो दुग्ध क्षमता होती है ये होती है लगभग 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, प्रति ब्यात की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो दुग्ध क्षमता कितनी होती है गिर नस्ल की, लगभग 2000 से 2500 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय के गर्मी में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय कौन सा होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था संपत कुमार के द्वारा किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था मतलब कृत्रिम गर्भाधान किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, संपत कुमार के द्वारा किया गया था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि गर्मी में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो वो होता है याद रखिएगा 12 से 18 घंटे के बाद, मतलब जब वो कब आ जाए, गर्मी में आ जाए। याद रखिएगा गर्मी में आने के 12 से 18 घंटे बाद उसका कृत्रिम गर्भाधान कर देना चाहिए, जिससे कि उसके ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि वीर्य संग्रहण के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा वो लिया जाता है नाइट्रोजन गैस का। अब कितनी इसकी मात्रा रखी जाती है या फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको लिया जाता है, आप सभी को वैसे तो पता ही होगा, माइनस में लिया जाता है लमसम कितना, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, गैस के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन कितना ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि माइनस। ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि -110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, -150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या फिर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या फिर -176 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, मतलब वीर्य का जो संग्रहण किया जाता है ये नाइट्रोजन में किया जाता है, लेकिन किस टेम्परेचर पर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन -110, -150, -196, -176। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचालित हो जाता है। क्या पूछा गया है कि जब वो मान लीजिए एक मिथुन क्रिया करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, फैल जाता है। अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि एक अस्वस्थ पशु से पशु में फैल जाती है, किसके द्वारा, मिथुन प्रोसेस के द्वारा, जब वो मीटिंग की क्रिया करते हैं उसके दौरान। तो कौन सा रोग है, सभी ऑप्शंस आपके यहाँ पर सामने हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट है जो कि इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर आप सभी को ही बताना है, मैं नहीं बता रहा इसका आपको ही बताना है। तो दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि सांड के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचालित हो जाता है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रुसेलोसिस, पार्केटोसिस, सिलिकोसिस या फिर मेस्टाइटिस। राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साइलेज निर्माण विधि कौन सी है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इससे संबंधित आपको मुख्यतः 2 या 3 पॉइंट याद होनी चाहिए कि साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है, मक्का का बनता है। सेकेंड पॉइंट, साइलेज
जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? साइलो बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, साइलेज बनने में कितना समय लगता है? तो लगभग 12 सप्ताह, मतलब 3 महीने का समय लगता है। साइलेज सबसे अच्छा मक्का का बनता है। साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो। साइलेज बनने में कितना समय लगता है? लगभग 12 सप्ताह या 3 महीने। ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। साइलेज क्या होता है? एक याद रखिएगा, संरक्षित एक चारा होता है। चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि हे मेकिंग एक विधि है। हे मेकिंग किसकी विधि है? तो याद रखिएगा साइलेज और हे दोनों ने आपने पढ़ा होगा, दोनों ही क्या होती है? याद रखिएगा चारे की संरक्षित एक विधि होती है। लेकिन हे को थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें जो नमी की मात्रा होती है ये कम से कम 15 से 20% रखी जाती है। लेकिन साइलेज में अगर हम बात करते हैं नमी की, तो इसमें जो नमी होती है ये होती है 65 से 70%। ठीक है। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपसे पूछता है साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है तो 65 से 70 के मध्य, और अगर आपसे पूछता है हे, तो हे में जो नमी की मात्रा होती है ये होती है 15 to 20, मतलब 15 से 20% ये समथिंग होती है। लेकिन आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहोगे कि हे मेकिंग किसकी विधि होती है, याद रखिएगा ये होती है चारे के परिरक्षण की एक विधि होती है। हे मेकिंग किसकी विधि होती है? चारे के परिरक्षण की एक विधि होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है पाई का रोग होता है किसके द्वारा? विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से या फिर क्रोड रेशो की कमी से। तो याद रखिएगा जो पाई का रोग है ये होता है खनिजों की कमी से। किससे होता है? खनिजों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ओस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग का जो संबंध होता है ये होता है कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रास टिटेनी, तो ग्रास टिटेनी याद रखिएगा मैग्नीशियम तत्व की कमी से होता है। ग्रास टिटेनी रोग का जो कारक होता है ये होता है मैग्नीशियम, और ओस्टियोपोरोसिस का जो संबंध होता है ये होता है याद रखिएगा कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस और मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और यहाँ पर याद रखिएगा आपकी एक स्पेशल क्लास लगेगी कल, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी जो ओल्ड पेपर है ना, हम सेकंड चैनल पर वो उसे क्लियर कर रहे हैं। अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्च आउट कर सकते हो एग्री बाय दीपक सर, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन से डाल दूंगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर जितने भी ओल्ड पेपर आपके कराए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उनको एक बार आप ज़रूर देख लें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ।